हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग नवोदय क्लास 11th का मॉडल पेपर करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे मॉडल पेपर कराए हैं। अगर जो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन के साथ में। जिन बच्चों को आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलेंगे, और जिनको नहीं आएगा ध्यान से एकदम अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। प्यारे बच्चों, ये मॉडल पेपर है। इससे पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर से जरूर करिएगा आप लोग, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके। बाकी अगर जो आप लोग मेंटल एबिलिटी और मैथ एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं, या फिर इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो उन सब का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाकर के उन सबको भी पढ़ सकते हैं आप। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले करेंगे साइंस के क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में हम लोग फिर सोशल साइंस के भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। साइंस में कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं? तो आपके एग्जाम में जो साइंस है, यहाँ से 20 क्वेश्चन आएंगे। जो 20 क्वेश्चन आएंगे उसका आंसर आपको ओएमआर शीट पर करना होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करेंगे क्लास। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सब लोग बच्चे पढ़ेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। अगर जो आंसर आएगा तो बताते हुए चलिएगा एकदम अच्छे तरीके से, और लास्ट में बताइएगा कि आप लोग को क्लास कैसा लगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन आता है और वीडियो बनाने का मन भी करता है, ठीक है। आप लोग अच्छे से कमेंट करिएगा, बताइएगा। इसमें कह रहा है, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष का प्रतिच्छेदन करती है। कौन से पॉइंट पर प्रतिच्छेदन करती है, ऐसा आपसे पूछना चाह रहा। फोकस पर, फोकस एवं ध्रुव के मध्य में, वक्रता केंद्र पर, या फिर कहाँ, अनंत पर, ठीक है। तो वक्रता केंद्र पर, ठीक है। जब ये क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, तो वहां से प्रतिच्छेद करने के बाद में पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक लेंस वस्तु के स्थिति विशेष के लिए आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। लेंस होगा, किस तरह का ये लेंस होगा आपको ये बताना है। अवतल होगा, उत्तल होगा, समतल होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा होगा? ये होगा उत्तल, ठीक है। इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉन्वेक्स। अंग्रेजी वाले बच्चे अपना नीचे क्वेश्चन देखते रहेंगे, अंग्रेजी में भी लिखा गया, हिंदी में भी लिखा गया, ठीक है। तो आप लोग अंग्रेजी वाले अंग्रेजी पढ़ते रहेंगे, हिंदी वाले हिंदी समझते रहेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। कैसे किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको बताना है। पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, प्रतारिका द्वारा, या फिर पक्षमाभि मांसपेशियों द्वारा, ठीक है। तो किसके द्वारा किया जाता है आप लोग देखेंगे, बताएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा गया है पुपली, या फिर आयरिस, या फिर रेटिना, या फिर लिखा गया है कैलरी मांसपेशियाँ। क्या होगा आंसर, जल्दी से बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर पक्षमाभि मांसपेशियाँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हो जाएगा सिलेरी मस्कुलर्स, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशी घटना है। कौन सी है? अपवर्तन है, प्रकीर्णन है, परावर्तन है, या फिर विवर्तन है। कौन होगा कि किसके कारण मतलब आकाश नीला दिखाई देता, ऐसा आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो दिया गया है यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। इसमें कह रहा है, किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट 220 वोल्ट अंकित है। बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, कितना होगा आपको ये बताना है। जल्दी से बताएंगे। रेजिस्टेंट, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा आपको ये बताना है। तो देखिए जो वाट दिया गया है, ये क्या होता है, पावर, यानी कि पी का हो जाएगा मात्रक। तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 440 हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दूं।
ठीक है। पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 440 हो जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर कितना दिया गया है, वी की वैल्यू दी गई है, कितना वोल्ट दिया गया है, 220 वोल्ट दिया गया है। ठीक है। हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, पी इक्वल टू होता है वी आई। ठीक है। लेकिन से यहाँ पर आई दिया नहीं गया है, तो आई हम लोग निकालेंगे, आई इक्वल टू कितना होता है, वी अपान आर होता है। ठीक है। ओम के नियम में बताया गया होगा आई इक्वल टू कितना होता है, वी अपान आर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आई की जगह पर अगर जो वी अपान आर रखते हैं तो कितना हो जाएगा, वी इंटू वी अपान में आर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपान आर हो जाएगा। ठीक है। यानी कि फार्मूला क्या हम लोग को मिला, पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब वैल्यू पुट कर लेंगे, वी की वैल्यू और पी की वैल्यू दी गई है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो पी की वैल्यू कितनी है, 440। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 440, कहाँ कर दी है, 440 इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है, 220 है, तो 220 और गुणे कितना हो जाएगा, 220, क्योंकि स्क्वायर दे रहा है। ठीक है, यहाँ फार्मूले में, और बटे में आर हो जाएगा। ठीक है। अब आगे सॉल्व करना है इसको, तो आर को इधर भेज दो, 440 को इधर भेज दो, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 220 गुणे 220 और बटे में कितना हो जाएगा, 440। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा यहाँ पर, 22 दुना कितना हो जाएगा, 44, दो बार में कटेगा, दो से काटेंगे 11 बार में, ये कट जाएगा और एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा। कहने का मतलब कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 110। ठीक है, ओम, 110 ओम दिया गया कहीं, डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट वाले, तो आप लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जितने भी हैं अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें क्या करना है, इनको मैचिंग करना, उसके बाद में बताना नीचे चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है। तो ये किसका, ठीक है, चिन्ह है, आपको ये बताना है। ये जो लिखा गया है, ठीक है, प्लस माइनस करके, ये किसका है, ये जो दिया गया है किसका चिन्ह है, और ये किसका चिन्ह है। ठीक है। सबसे आसान जानते हैं, ये जो लिखा होता है ये क्या होता है, ये अमीटर का होता है। ठीक है, किसका होता है, अमीटर का होता है। तो ये क्या होगा, दूसरा वाला जो है चौथे वाले से मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा वाला चौथे से इसमें मिलाया गया है, दूसरा वाला चौथे इसमें नहीं मिलाया गया, छोड़ देंगे हम लोग। इसमें देखेंगे, इसमें भी नहीं मिलाया गया, इसको भी छोड़ देंगे। इसमें भी नहीं मिलाया गया तो इसको भी छोड़ देंगे। मतलब मिला जुला कर कहा जाए तो पहले ही ऑप्शन को सही आंसर हम लोग कह सकते हैं, लेकिन क्रॉस अभी और चेक करना है। ये किसका चिन्ह है, ये बैटरी का चिन्ह है। ठीक है, बैटरी या सेल कह सकते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये मैच जाएगा करेगा किससे, इससे। तीसरा वाला दूसरे वाले से मैच करना चाहिए, ये भी मिल रहा है, चलो ठीक है। आगे ये क्रॉस, तार क्रॉसिंग का है। ठीक है, मतलब इस तरह से जा रहा तार, ठीक है, इसके ऊपर से तार आपको लेकर आना, तो इस तरह का साइन। ठीक है, तो तार क्रॉसिंग का साइन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाकी एक जो बच रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा क्या, परिवर्तित प्रतिरोध। ठीक है, मतलब कहा जाए तो इसका कौन सा ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब इंग्लिश में दिया गया है यही चीज़, तो आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं यहाँ पर। हाँ देखिए, यहाँ पर शुरुआत में अंग्रेजी वाले बच्चे समझ सकते हैं, पहला वाला तीसरे वाले पर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, उसमें हिंदी में पता नहीं क्या नाम लिखा गया था। ठीक है, प्रतिवर्ती प्रतिरोध, तो शायद समझने में दिक्कत हो, तो आप लोग क्या करिए, हिंदी में भी देख सकते हैं, अंग्रेजी में भी देख सकते हैं, क्वेश्चन आपका दोनों मीडियम में रहता है। ठीक है। बाकी और सब तो मैच ही कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अमीटर से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सेल से हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वायर क्रॉसिंग से हो जाएगा। ठीक है, इसका भी कौन सा पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी वाले बच्चे अपना देख लेंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक। आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग। इसमें क्या कह रहा है, किसी धारावाही परिणलिका को स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होगी, किस डायरेक्शन में स्थित होगी, आपको ये बताना है। पूरब पश्चिम, उत्तर पूरब, उत्तर दक्षिण, और किसी भी दिशा में। तो ये होता हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, नॉर्थ साउथ। ठीक है, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 इसके बाद में। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे की ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है। मतलब कौन ठोस अवस्था में कमरे की ताप पर नहीं पाएगा। ठोस नहीं होने का मतलब क्या होगा, ठोस नहीं होने का मतलब क्या होगा, द्रव होगा। ठीक है, या तो फिर गैस हो जाएगा। ठीक है, तो कौन होगा, मैग्नीशियम होगा, कॉपर होगा, मरकरी होगा, या फिर एल्युमिनियम। तो बचपन से ही सिखाया जाता है कि जो मरकरी है
ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग पारा कहते हैं। ठीक है, ठीक है, कहीं कहीं इसका शॉर्ट नाम लिख दिया जाता है Hg। ठीक है, ये कमरे की ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो मरकरी इस क्वेश्चन का जो दिया गया है, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, सॉलिड में नहीं होता है। ठीक है, और ये क्या है, एक प्रकार का मेटल है, यानी कि धातु है। ठीक है, वैसे नॉर्मल धातु देखा जाए तो हर एक क्या होता है, ठोस में होता है, लेकिन से यही क्या होता है, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या मिलता है, ऐसा पूछना चाह रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर लवण तथा जल। तो देखिए, जब अम्ल हो, ठीक है, अम्ल किससे, क्षार से अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो क्या बनता है, यहाँ पर बनेगा लवण। ठीक है, क्या बनेगा, लवण बनेगा यानी कि साल्ट। ठीक है, और प्लस में क्या होगा, वाटर भी बनेगा यानी कि जल भी बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो दिया गया है, डी ऑप्शन सही आंसर होगा। जब रिएक्शन करेगा एसिड और बेस, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, साल्ट मिलेगा और क्या मिलेगा, वाटर। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ओके, आगे दिया गया एक इक्वेशन। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित अपक्रिया उदाहरण है। ये जो अपक्रिया हो रही है किसका उदाहरण है, ऐसा आपसे पूछना चाह रहा है। CaCO3 को जब हम उष्मा दे रहे हैं यानी कि गर्म कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट में है, तो CaO प्राप्त हो रहा है, प्लस में CO2 गैस निकल रही है। ठीक है, जी का मतलब क्या होता है, गैस होता है, इसका मतलब क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार की अपक्रिया है, ऐसा आपसे पूछना चाह रहा है। तो किस तरह की अपक्रिया होगी, विस्थापन होगा, ठीक है, या फिर द्विविस्थापन होगा, या फिर अपघटन होगा, ठीक है, या फिर संयोजन अपक्रिया होगा। ठीक है, देखेंगे बताएंगे आप लोग। तो ये जो अपक्रिया है, इस अपक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग, अपघटन अपक्रिया कहेंगे। ठीक है, विस्थापन में क्या होता है, एक दूसरे को हटा करके अपनी जगह ले लेते हैं। ठीक है, दो विस्थापन में क्या होता है, दो दे होते हैं। संयोजन में क्या होता है, दो मिल करके या तीन मिल करके, बहुत सारे मिल करके क्या करते हैं, एक ही का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है। श्रृंखला मतलब श्रृंखला बनाने का, ठीक है, क्वालिटी, ठीक है, किस में पाया जाता है, किस में प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कार्बन में होता है, ऑक्सीजन में होता है, नाइट्रोजन में होता है या फ्लोरीन में होता है। तो किस में होता है, ये होता है कार्बन में। ठीक है, कार्बन में मतलब कार्बन की श्रृंखला आप लोग देखे होंगे, इस तरह से बहुत बड़ा बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन इधर जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन इधर जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन इधर भी जोड़ दीजिए। ठीक है, मतलब कार्बन क्या होता है, चार चार, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। ठीक है, तो चार चार बंध बना सकता है। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं इसका बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है? इसका कौन सा जो दिया गया है, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में एल्काइन, ठीक है, इसमें एल्काइन कौन सा है आपको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है एल्केन, उसके बाद में होता है एल्कीन, उसके बाद में आता है एल्काइन। ठीक है, क्या होता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर दिख रहा है, जिस भी आप में दिखेगा क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो गलत होगा। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इसका जो दिया गया है बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको यहाँ पर? आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है। ईंधन एवं औषधि के रूप में उपयोग होता है, कौन होता है, एथेनॉल होता है, एथेन होता है, प्रोपेन होता है या फिर एथेनोइक अम्ल होता है। क्या होगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो इसमें होता है एथेनॉल। ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जब आप लोग पढ़े होंगे इथेनॉल वगैरह के बारे में, तो वहाँ पर बताया जाता है इसका यूज कहाँ पर है। ठीक है, जैसे आप लोगों को हर एक चीज़ जब पढ़ाया जाता है, कोई भी चीज़, तो उसमें बताया जाता है इसका प्रयोग कहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो वहीं पर आप लोग को ये बताया गया होगा, नहीं बताया गया तो आप लोग याद रखेंगे, एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें होंगी। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है कौन सी है, ये आपको बताना है। देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है तंत्रिका यानी कि न्यूरॉन। ठीक है, उसका अंदर दिया गया है
वृषाणु यानी कि नेफ्रॉन, ठीक है, उसके अंदर दिया गया है मायोटन, उसके अंदर दिया गया है साइटन। तो क्या होगा, नेफ्रॉन, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो दिया गया है यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है। कह रहा पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? जो जाइलम होता है, ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, ऐसा आप लोग सोच सकते हैं और बता सकते हैं। जल का वाहन, भोजन का वाहन, ठीक है, अमीनो अम्ल का वाहन, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन का वाहन। तो पौधों में जो जल का वाहन होता है कौन होता है, जाइलम द्वारा होता है, ठीक है, और फ्लोएम द्वारा क्या होता है, भोजन का वाहन होता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या कह रहा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होती है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो क्या होता है, जो स्वपोषी पोषण के लिए सबकी जरूरत होगी, ठीक है, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत होगी, जल की भी, क्लोरोफिल की और सूर्य के प्रकाश की भी। तो इसका डी ऑप्शन जो दिया गया है ऑल ऑफ दीज सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे 17 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में फायरवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव्य में, केंद्रक में, या फिर माइक्रोकांडिया में, फिर या फिर अंतराद्रव्यी जलिका में। तो कहाँ पर होता है, ये होता है माइक्रोकांडिया में, ठीक है। तो इसका जो दिया गया है सी ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे 18 नंबर प्रश्न है। कह रहा है मेंडल ने अपना प्रयोग किया था, किस पे किया था? वंशांगत गुणों के अध्ययन के लिए, मटर के उत्पादन के लिए, गेहूं के उत्पादन के लिए, या फिर चावल के उत्पादन के लिए। तो इन्होंने क्या किया था, वंशांगत गुणों के अध्ययन के लिए किया था, ठीक है। किस पे किया था, अगर जो ऐसा पूछता तो मटर के पौधे पर किया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। फिलहाल आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है? कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो जिम्मेदार सबसे ज़्यादा कौन है? CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो है, ठीक है, कौन होगा? CFC होगा। आगे बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे इसको। इसमें क्या कह रहा है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? कौन करते हैं? घास, गेहूं तथा आम, घास बकरी तथा मानव, घास मछली तथा हाथी। उसके बाद में लिखा गया है बकरी गाय तथा हाथी। तो यहाँ पर कौन सही होगा? बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, घास बकरी और मानव जो दिया गया है, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन आपके साइंस के कंप्लीट हुए, ठीक है। आपको इसमें से कितने क्वेश्चन याद हैं कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग सोशल साइंस क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे सोशल साइंस के क्वेश्चन अब। सोशल साइंस में भी 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो 20 का आंसर आपको होमवर्क शीट पर करना है। और क्वेश्चन जो आएंगे ज़्यादा कठिन नहीं आते, आसान आते हैं। बस एनसीईआरटी के अगर जो आप लोग टॉपिक एकदम अच्छे तरीके से डीप में पढ़े हैं तो हर एक क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। देखेंगे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? मतलब कौन सा इसमें से था? जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार, उसके अंदर दिया गया है समानती व्यवस्था का अंत, उसके अंदर संपत्ति का अधिकार, उसके अंदर दिया गया है कानून की समझ समानता। तो जन्म से प्राप्त अधिकार, ठीक है, इसको नहीं जोड़ा गया। तो इसका जो दिया गया है यहाँ पर ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे इसको, थोड़ा सा जूम मैं कर दूं। देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कह रहा फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? कब हुई थी आपको यहाँ से देख करके बताना। 1689 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1779 ईस्वी में, उसके अंदर लिखा गया 1889 ईस्वी में।
तो कब हुआ था? ये हुआ था 1789 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का जो दिया गया है यहाँ पर सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करा, 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? किसे घोषित किया गया आप लोग बताएंगे। तो इनोमल द्वितीय, ठीक है, इसको घोषित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में, ब्रिजेलियम कहाँ स्थित है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो ये यूरोप में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो दिया गया है यहाँ पर डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा आप लोग का। आगे इसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? जल्दी से देखेंगे और बताएंगे। जो 1919 में महामंदी हुई उसका मुख्य कारण क्या है, आपको ये बताना है। कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, अत्यधिक निवेश, बैंक का निजीकरण, उसके अंदर लिखा गया है उद्योगों की संख्या में वृद्धि। ठीक है, तो जो महामंदी 1929 में हुई थी इसका मुख्य कारण क्या था कि कृषि में अधिक उत्पादन। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा ये लोग क्या कर दिए थे, उत्पादन कर दिए थे। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, महामंदी उस समय हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग। कह रहा अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था? एक जानवर, एक खेल, एक घटना, एक बीमारी? तो क्या था, एक बीमारी थी। ठीक है, रिंडर जो पेस्ट लिखा गया यहाँ पर, ठीक है, ये क्या था, एक बीमारी था। इसका जो दिया गया है यहाँ पर डी ऑप्शन सही आंसर है। जब चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा, एकदम अच्छे तरीके से याद भी होगा आपको। आगे देखेंगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, हो गया। 7 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, राज्य सूची का विषय कौन नहीं है, कौन है। ठीक है, तो इनको आप लोग एक बार अच्छे तरीके से देख लेंगे तभी एग्जाम देने जाएंगे आप लोग। ठीक है, ऑप्शन दिया गया मुद्रा, उसके अंदर लिखा गया है बैंकिंग, विदेशी कार्य, उसके अंदर लिखा गया व्यापार। ठीक है, तो व्यापार यहाँ पर जो दिया गया है डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, 7 नंबर हो गया। इसके बाद देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग। इसमें क्या करा, निम्नलिखित में से संज्ञात्मक शासन कहाँ नहीं है? ठीक है, भारत में नहीं है, या फिर ब्रिजेलियम में नहीं है, श्रीलंका में नहीं है, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है। ठीक है, तो श्रीलंका में नहीं है ना। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? ठीक है, लोकतंत्र से किसका संबंध नहीं है आपको ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखेंगे स्वतंत्र और निरपेक्ष निर्वाचन, उत्तरदायी शासन, उसके बाद दिया गया है कानून के समक्ष समानता, उसके बाद दिया गया है बहुसंख्यकों का शासन। ठीक है, तो बहुसंख्यकों का शासन इस क्वेश्चन का जो दिया गया है टी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। 10 नंबर प्रश्न। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन संज्ञात्मक शासन की विशेषता नहीं है? शक्तियों का वितरण, शक्तियों का केंद्रीकरण, कठोर शासन, उसके बाद दिया गया है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो कठोर शासन, ठीक है, ये नहीं है शासन का विशेष, ठीक है, विशेषता। तो इसका जो दिया गया है डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसको आप लोग। इसमें कह रहा है कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? ठीक है, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। कपास के लिए क्या, काली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, का से कपास, का से काली, याद रखेंगे आप लोग। आप लोग बताएंगे कोई एक ऐसा, ठीक है, क्षेत्र है जहाँ पर क्या होता है, कपास की बहुत अच्छी खेती होती है। कोई राज्य बताएंगे, किसी भी राज्य का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ऑफलाइन वाले में। इसमें क्या करा 12 नंबर क्वेश्चन, कर्तन एवं दहन कृषि यानी कि झूम कृषि निम्नलिखित में से किस देश में अपनाई जाती है? राजस्थान में, मिजोरम में, उत्तर प्रदेश में, या फिर उत्तराखंड में? तो मिजोरम में अपनाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो दिया गया है यहाँ पर सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा।
ओके। आगे 13 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है? अवरक, उसके अंदर लिखा गया है मैग्नीज, उसके अंदर लिखा गया है लो अयस्क, उसके अंदर लिखा गया तांबा। ठीक है, तो कौन हो जाएगा यहाँ पर जो दिया गया है लो अयस्क। ठीक, सी ऑप्शन आयरन ऑय। ठीक है, सही आंसर इसका होगा। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? कोयला, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या फिर ज्वारीय ऊर्जा? तो कौन हो जाएगा, आप लोग बताएंगे। कोयला इस क्वेश्चन का जो दिया गया है, ए ऑप्शन सही आंसर होगा 14 नंबर प्रश्न का। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो आप लोग लाइक नहीं किए तो जल्दी से जल्द लाइक कर देंगे। ठीक है सभी बच्चे। बाकी जिनको मेंटल एबिलिटी का पीडीएफ लेना है, ठीक है, मेंटल एबिलिटी मैंने डीप में पढ़ा एकदम अच्छे तरीके से। अगर जो उसको आप लोग पढ़ना चाहते हैं, देखिए सोशल साइंस जो है एसएसटी आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। मैथ भी जो है आपका, ठीक है, ये भी एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे। जो आपका साइंस है, ठीक है, इसको भी एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। लेकिन मेंटल एबिलिटी आपके लिए नया सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसके लिए मैंने सोचा कि आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से लेक्चर करवा दूं और इसके लिए पीडीएफ भी। ठीक है, तो पीडीएफ जिनको चाहिए, ठीक है, टेलीग्राम की मैं ये आईडी लिख दे रहा हूँ @PRAMA, ठीक है, KANT73। ठीक है, इस पर मैसेज करेंगे तो मात्र आपको 49 रुपीज़ में, ठीक है, आपको मेंटल एबिलिटी के जितने क्लास कराए गए हैं उनका पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ में आपको जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं उनका भी पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू। ठीक है, और मेंटल एबिलिटी के, ठीक है, चैप्टर पढ़ाया है मैंने, समझाया एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, उसका वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। और उसके बाद में, ठीक है, अगर जो आप लोग उसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसका प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका 20 नंबर जो मेंटल एबिलिटी से आएगा वो एकदम पक्का हो जाएगा। और आपको मालूम भी होगा मेंटल एबिलिटी जो एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जिससे आपका मेरिट भी बनेगा। ठीक है, बाकी इंग्लिश हो गया, ठीक है, ये तो कंपलसरी नहीं है। ठीक है, पासिंग मार्क ला सकते हैं। बाकी अदर सब्जेक्ट में देखेंगे तो क्या सोशल साइंस भी कंपलसरी नहीं है, किसी में कंपलसरी है, किसमें नहीं है, इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। ठीक है, तो उसको आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो जिनको पीडीएफ चाहिए एक बार मैसेज जरूर से जरूर करेंगे इस आईडी पर। ठीक है, बाकी आप लोग लेक्चर केवल लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के फ्री में सारे लेक्चर एकदम अच्छे तरीके से अटेंड कर सकते हैं। चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? कागज, एल्युमिनियम, उसके अंदर दिया गया है लोह एवं इस्पात, उसके अंदर दिया गया सीमेंट। ठीक है, तो एल्युमिनियम, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को मालूम भी होगा बॉक्साइट जो है, ठीक है, ये अयस्क है, किसका, एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? कौन सा, भारत है, फ्रांस है या फिर ब्राजील है या फिर बांग्लादेश है? ठीक है, तो फ्रांस क्या है, एक विकसित देश है। बाकी जो भारत है, ब्राजील है, ठीक है, और यहाँ पर दिया गया बांग्लादेश, ये क्या विकासशील देश है। ओके, आगे 17 नंबर क्वेश्चन इसके बाद में है। इसमें क्या कह रहा है, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है, मतलब कैसे पता चलेगा कि कौन सा देश विका विकसित है? ठीक है, स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, उसके बाद में दिया गया है व्यक्तियों की साक्षरता स्तर, उसके बाद में इनमें से सभी। ठीक है, तो अगर जो वहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा एकदम अच्छे तरीके से चल रही है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी है, ठीक है, और व्यक्ति भी जो वहाँ पर व्यक्ति हैं, ठीक है, उनकी साक्षरता दर भी एकदम अच्छे तरीके से है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो एकदम से विकसित देश माना जाएगा। ठीक है, तो इसका जो दिया गया है यहाँ पर डी ऑप्शन सही आंसर होगा आप लोग का। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। 18 नंबर प्रश्न है। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? ठीक है, नियमित कार्य, उसके बाद में दिया गया है उपज की उचित कीमत, उसके बाद में दिया गया है बेहतर मजदूरी, उसके बाद दिया गया इनमें से सभी। तो इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज, इस क्वेश्चन का जो दिया गया है डी ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, उसके अंदर दिया गया द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय, उसके अंदर दिया गया चतुर्थक। ठीक, तो कौन होगा, प्रारंभिक क्षेत्र। ठीक है, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, प्राइमर सेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग।
क्वेश्चन नंबर दिया गया है जो आपका 20 नंबर, और सोशल साइंस का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 20 ही क्वेश्चन आने हैं आपके एग्जाम में। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। दिया गया है 1976 में, उसके अंदर दिया गया है 1996 में, 1986 में, उसके अंदर दिया गया 1966 में। तो 1986, ठीक है, कहाँ दिया गया है? सी वाले ऑप्शन में दिया गया, तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के साइंस और सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको मैंने कराया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के पास में शेयर करिएगा, ठीक है। और वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए, ताकि आपको जल्द से जल्द आगे की क्लास का वीडियो मिलता रहे। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।